सब्सक्राइब करें टेक्नो वर्ल्ड को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello viewers and welcome to our channel Techno World. Today in the series of Python we are going to discuss about the parameters and arguments in Python. तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने UDF देखा था, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा था, कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इनमें पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स का यूज कैसे होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनका यूज कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। Parameters are the value provided in the parenthesis when we write function header. जब हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, जिस समय हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका हेडर लिख रहे होते हैं, वहां पे हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स पास कराते हैं, पैरामीटर्स वहां पे डिक्लेयर करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी कि हम लोग पहले से वहां पे जो डिक्लेयर करते हैं, जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू लेता है और उस वैल्यू पे कैलकुलेशन करता है। तो पैरामीटर्स की पहचान क्या है कि ये फंक्शंस का जो पैरेंथेसिस पार्ट है, जो फंक्शंस का पैरेंथेसिस है, उसके अंदर ये रहेगा और वहां से हम लोग उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट के थ्रू उसमें वैल्यू पास कराएंगे। तो यहाँ पे सपोज हम लोग मान लीजिए कि जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम लोग जो पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं, अब पैरामीटर्स डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसमें वैल्यू कैसे देते हैं, तो वैल्यू देने के लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो पैरेंथेसिस में हमने पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं, जो पैरामीटर्स हमने लगाए हैं फंक्शन के साथ, उन पैरामीटर्स के लिए अगर हम लोगों को जो वैल्यू लेनी होती है वो वैल्यू हम लोग लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। आर्ग्यूमेंट्स जो है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं फंक्शन को, और वो फंक्शन जो है वो उस 1:1 के रेशियो में आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं। यानी कि जितने पैरामीटर्स हमने फंक्शंस में लगाए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स हमको पास करने पड़ते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, और वो जो पैरामीटर्स हैं वो उन वैल्यूज को लेकर के और फंक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर्स, कैसे हम लोग लगाते हैं फंक्शंस के साथ और उनमें वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ सर्किल का, और उस एरिया ऑफ सर्किल में हम लोग पैरामीटर्स पास करा करके हम लोग उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं, डिफाइन करते हैं एरिया के नाम से, AR। अब यहाँ पे एरिया डिफाइन करने के बाद हमको एरिया ऑफ सर्किल अगर निकालना है तो वहां पे हमको एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज रेडियस। तो इसके अंदर एक पैरामीटर हम लोग पास कराते हैं, दैट इज R। यहाँ पे ये जो R है, दिस इज द पैरामीटर। ये जो R है ये एक वैल्यू मांगेगा जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे, तो यहाँ पे एक रेडियस की वैल्यू मांगेगा जो कि आर्ग्यूमेंट के थ्रू इसको पास कराना होगा, और जब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ये R की वैल्यू पास कराएंगे तो ये उसको कैलकुलेट करके हमको एरिया रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर सपोज अभी हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ये हेडर पार्ट है, हम लोग यूडीएफ में पढ़ चुके हैं कि जो हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसके लिए डेफ लगाना पड़ता है, यानी डिफाइन करना पड़ता है फंक्शन को। यहाँ पे डेफ कीवर्ड है, इसके साथ हम लोगों ने फंक्शन का नाम लिखा AR, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास करा रहे हैं, दैट इज R। तो यहाँ पे फंक्शन फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग जानते हैं कि एरिया जो है, यानी कि एरिया के लिए एक हम लोग वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं A। तो A इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि पाई R स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14 इंटू हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई R एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे ही कैलकुलेट करेगा तो इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट का लिखते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे सपोज A। अब यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, और प्रिंट कराने के बाद क्लोज करते हैं। अब ये हमारा फंक्शन जो है ये क्लियर हो गया, फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे और एक एंटर की प्रेस करेंगे ताकि हमारा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया।
अब देखिए, अगर हमको एरिया कैलकुलेट कराना है, हमने एक फंक्शन लगाया AR के नाम से, दैट विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर पास कराया उसके अंदर। अब हमको यदि किसी सर्किल का एरिया निकालना है और उसका रेडियस हम लोगों को पता है, तो केवल रेडियस की वैल्यू इस फंक्शन में अगर हम लोग पास करा देते हैं तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू पास करा देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे एरिया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पास कराते हैं। सपोज हमने यहाँ पे पास कराया 5, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल इज 78.5, उस रेडियस इज 5। तो यदि हम लोग यहाँ पे इस तरह एरिया ऑफ सर्किल निकाल रहे हैं, तो जैसे ही हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, तो वहां पे अब देखिए यहाँ पे दोनों ही चीजें आ गई। पहला जो है, जहां हमने डिफाइन किया, वहां पे एरिया ऑफ फंक्शन, जो हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्किल के लिए जो फंक्शन क्रिएट किया, वहां पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक वेरिएबल वहां पे r लगाया। ये जो r है दैट इज पैरामीटर, और इस पैरामीटर के लिए एक वैल्यू चाहिए। तो यहां जब हम लोग उस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, तो कॉल कराते वक्त हमने उस फंक्शन को लिखा और फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू पास कराया। ये जो वैल्यू है, ये एकदम सीधा, जैसे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो है ये सीधा जाएगा यहाँ पे इस हेडर लाइन पे। हेडर लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे एरिया ऑफ फंक्शन रन करेगा और उसके लिए r के लिए एक वैल्यू लेगा, जो कि r की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पास कराई हुई है। r की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल गई। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है दैट इज यहाँ पे 3.14 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह करके जैसे ही कैलकुलेट करेगा, जो वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर होगी और हमने a को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अपने फंक्शंस पे पैरामीटर्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कैसे आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम लोग वैल्यू वहां पे ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू प्रोवाइडेड इन फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन जब हम लोग कॉल करते हैं या उसको इन्वोक करते हैं, तो उस समय जो स्टेटमेंट हम लोग पास कराते हैं, जो वैल्यू पास कराते हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमेशा हम लोग जो है 1:1 के रेशियो में पास कराते हैं, यानी जितने पैरामीटर्स हैं उतने हम लोग को आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जितने पैरामीटर्स हैं उनके लिए हम लोग को वैल्यू देना है। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सपोज यही जो प्रोग्राम हमने आपको अभी करके दिखाया, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है एरिया का, और इस एरिया फंक्शन कॉल में हम लोग रेडियस की वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं 5। जैसे ही हम लोग 5 सप्लाई कर रहे हैं, तो 5 क्या है, दैट इज आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कोई एक एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे ही हम लोगों ने 5 पास कराया, वहां पे एरिया कैलकुलेट करके हम लोगों ने देखा कि कैसे एरिया कैलकुलेट होकर के हम लोगों को एरिया ऑफ सर्किल का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल स्कोप के बारे में देखेंगे। वेरिएबल स्कोप जो है ये दो तरह के हैं, एक ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स होते हैं और एक जो होते हैं वो लोकल स्कोप के वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल। ए वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। It can be created by defining a variable outside the scope of any function। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबल स्कोप होता है वेरिएबल का, जो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल होते हैं, वो हमारे पूरे पाइथन प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हो, वो कहीं भी डिक्लेयर हो सकते हैं। फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर हो तो वो ग्लोबल नहीं कहलाएंगे, वो कहीं भी डिक्लेयर हो सकते हैं और प्रोग्राम में कहीं भी उनको कॉल कराया जा सकता है। फंक्शन के अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और फंक्शन के बाहर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो वेरिएबल, जो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल होते हैं, वो इंटायर पाइथन प्रोग्राम में कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, उसका कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे x जो है, x एक ग्लोबल वेरिएबल है जो हम लोगों ने सबसे शुरू में यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। x की वैल्यू हम लोगों ने दिया है 50 और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक दूसरा हम लोग यहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। इस फंक्शन का नाम है टेस्ट फंक्शन। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन टेस्ट। और यहाँ पे जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा करके देख रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेयर किया है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 50 है। जब हम लोग रन कराएंगे तो इनसाइड टेस्ट में जो इसकी वैल्यू है वो 50 प्रिंट करेगा। साथ ही साथ जो बाहर की, फंक्शन के बाहर की वैल्यू है, तो x की वैल्यू फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर दोनों ही यहाँ पे 50 मिलेगी। हम लोग इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम ले लेते हैं और प्रोग्राम लेकर के हम लोग इसको करते हैं। तो x इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे हमने लिया हुआ था 50। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन, और यहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं टेस्ट। टेस्ट फंक्शन डिफाइन करके और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। सपोज यहाँ पे प्रिंट द वैल्यू ऑफ x inside the function is, और यहाँ पे x को प्रिंट कराते हैं। फिर यहाँ पे फंक्शन के बाहर हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन है उसका इनर ब्लॉक जो है वो इंडेंटेशन, जो हम इंडेंट करते हैं टेक्स्ट को, उससे पता चलता है कि वो फंक्शन के अंदर का पार्ट है या बाहर का पार्ट है। अब यहाँ फंक्शन के बाहर हम लोग लिखते हैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ x आउटसाइड फंक्शन इज, और यहां फिर से x। अब यहां इस फंक्शन को हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। तो यहां पे सेव करते हैं और इस फंक्शन का नाम, इस प्रोग्राम का नाम रख देते हैं सपोज test1। test1 के नाम से इसको सेव करते हैं। फिर इसको रन कराते हैं, F5 से रन करा सकते हैं या यहाँ पे हम लोग जाकर के रन मॉड्यूल से रन करा सकते हैं। इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन इज 50। यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ। आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे है टेस्ट। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इनसाइड द फंक्शन इज 50 एंड द वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन इज ऑल्सो 50। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम पे x की वैल्यू हमको दोनों ही जगह, ये ग्लोबल x जो है ये ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये फंक्शन के अंदर भी यदि मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी शो हो रही है और फंक्शन के बाहर भी इसकी वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू है वो पूरी तरह से हमको वहाँ पे देखने को मिल रही है। दोनों ही जगह ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकती है और कहीं भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से कोड के बाहर हम लोग इसको, फंक्शन के बाहर हम लोग कैसे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो एग्जांपल है ये है हमारा, यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को, उसकी वैल्यू चेंज कराई हमने। तो उसके लिए हम लोगों को अपने एक लोकल वेरिएबल में उसकी वैल्यू ले लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने उस वेरिएबल को चेंज कराया और चेंज करा करके उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कराई और फिर जो आउटसाइड वेरिएबल है उसको हम लोगों ने प्रिंट करा करके देखा यहाँ पे। तो आइए अब इसको प्रोग्राम में देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं और यहाँ पे x इक्वल्स टू 50 या 60 ले लेता हूँ, 60, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ टेस्ट। अब यहाँ जो x की वैल्यू है उसको दूसरे x पे स्टोर करा लेता हूँ। x प्लस 10, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको हमने 10 इंक्रीमेंट करा दिया
अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ। होगा यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हमने टेस्ट 2 सपोज। इसको रन करा करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है वो हमने 10 इंक्रीमेंट कराया प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे जब 10 इंक्रीमेंट कराया तो इनसाइड द फंक्शन इसकी वैल्यू हो गई 70 और आउटसाइड ये अभी भी 60 है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं और इंक्रीज कराने के बाद इसकी वैल्यू जो हमने 60 ली थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 इंक्रीज होने से यहाँ की इसकी वैल्यू हो गई 70 और यहाँ पे जो इसकी पुरानी वैल्यू है जो रिटर्न कर रखा है एक्स ने, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, कहीं भी उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकल स्कोप। लोकल स्कोप के वेरिएबल क्या होते हैं? A variable with local scope can be accessed only within the function block that it is created in। यानी कि लोकल जो टाइप के लोकल स्कोप के जो वेरिएबल होते हैं, लोकल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वो केवल एक फंक्शन जहां वो डिक्लेयर किए जाते हैं केवल उसी फंक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा उस फंक्शन के बाहर से उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो उसी फंक्शन में होती है जहां पे उनको क्रिएट किया जाता है। यदि आप उसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं, केवल उसी फंक्शन से उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने सेम प्रोग्राम उठाया हुआ है। यहाँ पे एक्स को पहले डिक्लेयर किया हुआ 50, फिर एक फंक्शन डिक्लेयर किया टेस्ट नाम से, और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है दैट इज वाई। y इक्वल्स टू 20 हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे यदि मैं प्रिंट कराता हूं वैल्यू ऑफ x एंड y, तो अगर मैं दोनों को प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 50 प्रिंट करेगा और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा। बट यदि मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन के बाहर यदि सेम सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक एरर आएगा। जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट दूसरा वाला स्टेटमेंट जो हम लोगों ने फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है वहां पे एक एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे y जो है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल है जो कि केवल इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए y को हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, केवल x को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि y जो है आउटसाइड द फंक्शन बॉडी एक्सेसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो दूसरा लाइन है, जो हम लोग दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं, वहां एक एरर आएगा और जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं, लोकल स्कोप के वेरिएबल होते हैं, उनको इस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, इसी प्रोग्राम को एक बार करके देखते हैं। तो यहां पे हम लोग एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू ले लेता हूँ 20,
सेम स्टेटमेंट अगर यहाँ लिखूं, टेस्ट टेस्ट 3, इसको मैं यहाँ से रन करा रहा हूँ। जैसे रन कराऊंगा पहला वाला वैल्यू आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 50 एंड 20। ये पहला वाला तो वैल्यू प्रिंट हो गया, पर दूसरा वाला जैसे प्रिंट करेगा तो वहां पे y की वैल्यू उसको नहीं मिलेगी, इसलिए ये एरर आएगा। यहाँ पे देखिए नेम एरर में क्या लिख रहा है, y इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे y जो है ये लोकल वेरिएबल है, उस फंक्शन के अंदर तो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के अंदर तो हमारा y एग्जीक्यूट करेगा। पहला वाला लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो ये जो पहला स्टेटमेंट जो हमने फंक्शन के अंदर से दिया, तो x तो हमेशा अवेलेबल है, x यहाँ भी अवेलेबल है, x यहाँ भी अवेलेबल है, बट y जो है वो केवल इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, y को बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यदि मैं यहाँ से y हटा दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि केवल अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे ये एरर खत्म हो जाएगा। अब यदि मैं इसको रन कराता हूं तो आप देखिए द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 50 20 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 50। तो यानी कि जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स होते हैं वे केवल उसी फंक्शंस में एक्सेस किए जा सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल पे देखा कि इस तरह से। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे x हमने फिर 50 लिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन को जिसका नाम अगेन टेस्ट है, और यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल्स हमने लिए। x का वैल्यू हमने 5 लिया, y का वैल्यू हमने 2 लिया, और फंक्शंस के अंदर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ वैल्यू ऑफ x एंड y इनसाइड द फंक्शन r। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा यानी कि 5 और 2 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे यदि मैं इसको बाहर प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा लोकल वेरिएबल, एक ही नाम से हमने दो वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो x है ये लोकल वेरिएबल है। जब मैं इसको फंक्शन के अंदर कॉल करा रहा हूँ तो इस x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब इस फंक्शन के बाहर इसको कॉल करा रहा हूँ तो ये इस फंक्शन की इस x की वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैल्यू ऑफ x एंड y इनसाइड द फंक्शन आर 5 एंड 2। यहाँ पे 5 और 2, ये x 5 है y 2 है, ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं बाहर एक्सेस कर रहा हूँ तो ये चूंकि ये लोकल वेरिएबल लोकल स्कोप का वेरिएबल है, ये यहाँ तक ही एक्सेस हो पाएगा। यहाँ जब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो ग्लोबल वेरिएबल है x, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन इज 50। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स क्या होते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन विद सम डिफॉल्ट वैल्यू। हम लोग पैरामीटर्स की हम लोग जो पैरामीटर फंक्शंस हैं, जो हम लोग पैरामीटर्स यूज करेंगे, वहां पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं rather देन टू प्रोवाइड फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में देने की बजाय हम लोग उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं जो कि फंक्शंस के अंदर यूज हो सकता है, जिसको हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों ने लिया हुआ है, हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है जिस फंक्शन का नाम है ग्रीट, और उस फंक्शन पे हमने क्या किया है कि दो पैरामीटर पास कराए हैं। दो पैरामीटर में अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो पैरामीटर है दैट इज मैसेज, और दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज टाइम्स। तो यहाँ पे टाइम्स की हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट सेट कर दिया है। टाइम्स की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दी है जो कि हमको वहां पे यूजर से लेना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट 1 हो गया। अब जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं तो यहाँ पे प्रिंट मैसेज और टाइम, ये दोनों को जितना मैसेज होगा और इनटू जितना टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स, तो जितना मैं इसकी वैल्यू दूंगा, अगर मैं अभी केवल यहाँ पे अगर इस फंक्शन को रन कराते समय मैं केवल वेलकम पास कराता हूं
तो वेलकम पास कराने का मतलब मुझे एक वैल्यू, एक पैरामीटर तो यहाँ पे वेलकम मिल गया मैसेज के तौर पे, बट दूसरा जो पैरामीटर है वो मैंने यहाँ पे अगर पास नहीं कराया तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू टाइम्स यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 सेट की हुई है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसका डिफॉल्ट पैरामीटर 1 यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो यानी कि 1 टाइम वेलकम प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप आउटपुट पे देख पा रहे हैं कि वेलकम का जो प्रिंट है वो 1 टाइम वेलकम प्रिंट करेगा। बट यदि मैं अगर इसमें इसी फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करते वक्त दोनों पैरामीटर पास कराता हूं, यदि मैं सिंगल पैरामीटर पास कराता हूं तो दूसरा जो पैरामीटर है वो बाय डिफॉल्ट वाला पैरामीटर ले लेता है। बट अगर मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सेट करके रखी हुई है पैरामीटर्स की, फिर भी यदि मैं पास कराता हूं प्रोग्राम के थ्रू, यहां मैंने उस वापस से ग्रीट लिखा, फंक्शन लिखा और उसके बाद यहां दोनों पैरामीटर्स मैं पास करा रहा हूं, यानी कि पहला पैरामीटर मैसेज दैट इज हेलो और दूसरा पैरामीटर टाइम्स, उसकी वैल्यू मैंने यहां पे 2 लगाई है। अब यहां पे जो दोनों पैरामीटर्स अगर मैं पास करा रहा हूं तो इसको ओवरराइड कर देगा, जो बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है उसको ये ओवरराइड कर देगा और यहां पे 2 बार हेलो प्रिंट होगा। पहली बार वेलकम तो वहां पे टाइम्स का वैल्यू 1 था, 1 टाइम्स हुआ, दूसरी बार हेलो और यहां पे मैंने इसकी आर्ग्यूमेंट जो है वो 2 डाली है, इसलिए ये 2 बार हेलो को प्रिंट करेगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी लगा सकते हैं और हम लोग आर्ग्यूमेंट लगाने के बाद, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करने के बाद भी हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। और यदि मैं आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कराते हैं तो वो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है उसको वो ओवरराइड कर जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा अपने फंक्शंस में किस तरह से लगाए गए। तो ये फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू को सेट करने के बाद भी हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फीवर आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी हम लोग फंक्शंस डिजाइन कर सकते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू असाइन टू द पैरामीटर शुड बी अ कांस्टेंट ओनली। जो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग पैरामीटर में असाइन करेंगे, जो पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वहां पे कोई वेरिएबल नहीं लगाना है। ओनली दोज पैरामीटर्स विच आर एट द एंड ऑफ द लिस्ट कैन बी गिवन डिफॉल्ट वैल्यू। यू cannot have a parameter on left with default argument value without assigning default value to parameter lying on its right side। हम लोग जब भी डिफॉल्ट वैल्यू लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा हम लोग पैरामीटर्स फंक्शंस में यूज कर रहे हैं तो हमेशा राइट साइड वाले फंक्शन, जो लास्ट फंक्शन होता है और जो एंड वाला जो पैरामीटर है उसी के लिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, ना कि पहले वाले के लिए सेट करेंगे। द डिफॉल्ट वैल्यू इज इवेल्युएटेड ओनली वंस एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने लगाया जब हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसी वक्त ये इवेल्युएट हो जाता है, उसकी वैल्यू सेट हो जाती है, उसको बार बार इवेल्युएशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम लोग पास कराते नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक फंक्शन को इसके बारे में कि कैसे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए जो पहली वाली है ए, उसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाला है, दूसरे वाले पैरामीटर में हमने 1 डाला है, तीसरे वाले में 5 डाला है। यानी कि ए, बी और सी 3 पैरामीटर्स हम लोग पास करा रहे हैं और 3 पैरामीटर्स में हमने ए की वैल्यू नहीं सेट की हुई है, बी और सी की वैल्यू हमने सेट कर दी 1 और 5। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं ए इज प्रिंट कराता हूं तो ए इज की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो जब मैं फंक्शन रन कराऊंगा तो ए की वैल्यू मुझे असाइन करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा 1 प्रिंट करेगा और सी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो 5 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां मुझे केवल ए की वैल्यू पास करानी है। यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। यदि मैं अगर 3 पास कराता हूं तो 2 का मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है, अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो यहाँ पे दिखाएगा a इज 3, b इज 1 एंड c इज 5। यहाँ हमने लिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग वापस से देखते हैं, हमने यहाँ पे लिया हुआ है a की वैल्यू जो है वो हमने ए में डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं लगाया हुआ है तो ए की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, बी की वैल्यू हमने 1 सेट किया हुआ है और सी की वैल्यू हमने 5 सेट किया हुआ है। तो यहाँ जब मैं ए की वैल्यू पास कराऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ए अगर हमने उस फंक्शन में 3 पास कराया तो वो पहली वैल्यू जो है ए की वैल्यू के लिए आर्ग्यूमेंट लेगा। तो ए की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे प्रिंट करेगा ए इज 3, बी इज 1 एंड सी इज 5। यदि मैं 3 वैल्यू पास कराता हूँ 3, 7 एंड 10, तो यानी कि पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो पहला पैरामीटर यानी कि ए के लिए लेगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट 7 वो बी के लिए लेगा और तीसरा आर्ग्यूमेंट 10 वो सी के लिए लेगा। अब क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 10। यदि मैं दो ही आर्ग्यूमेंट पास कराता हूं, यहाँ पे पहला मैं पास कराता हूं 25 और लास्ट वाला मैं पास कराता हूं 20, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी की डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे सेट है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, a इज 25, b इज 1 एंड c इज 20। यदि मैं 2 पास कराता हूं तो c की वैल्यू यदि मैं 20 कर देता हूं और a की वैल्यू यदि मैं 10 कर देता हूं, तो कैसे प्रिंट करेगा, a इज 10, b इज 1 एंड c इज 20। तो मैं अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करता हूं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स में डिफॉल्ट वैल्यू सेट भी करता हूं, फिर भी जब मैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उसको पास कराता हूं तो वो उसकी वेरिएबल के हिसाब से उसकी वैल्यू सेट करेगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शंस हैं उसमें हम लोग कैसे पैरामीटर्स लगा सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें वैल्यू पास करा सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल टू फंक्शन इज बेस्ड ऑन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू एंड द थर्ड एंड फोर्थ कॉल आर यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा फर्स्ट और सेकंड में हम लोग जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखा उसके आधार पर, और 3 और 4 में हमने देखा कि जो आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं उसके थ्रू यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पैरामीटर्स लगा सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। इन द फोर्थ यूजेस वी यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल स्पेसिफाइड वैल्यू एज वी हैव स्पेसिफाइड द वैल्यू फॉर सी बिफोर ए, ऑल्दो a is defined before c in parameter list। तो हम लोगों ने वहां पे देखा कि हमने a की जो वैल्यू है वो c से पहले लगाई हुई है, c से पहले उसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि जो पहला वाला जो हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करते हैं वो हमेशा राइट साइड से सेट करेंगे। हम लोग तीनों के लिए भी लगा सकते थे, बट हमने वहां पे 2 के लिए लगाया, b और c के लिए लगाया, और a जो है वो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास कराया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं। द फंक्शन नेम फन, यहाँ पे हमने जो देखा था अभी फन फंक्शन का एग्जांपल, तो वहां पे 3 पैरामीटर्स थे, out of which first one is without default value and other 2 have default values। हमने देखा पहला वाला जो है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लगाए और बाकी दोनों पे लगाए। सो एनी कॉल टू द फंक्शन शुड हैव एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। तो जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, जब भी हम लोग फंक्शन इन्वोक करेंगे, फंक्शन को रन कराएंगे, वहां पे हमारा फंक्शन में कम से कम एक आर्ग्यूमेंट हमको पास करना होगा, दैट इज फॉर द फर्स्ट वेरिएबल ए। अगर हम लोग कोई भी एक आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो हमारा फंक्शन में एरर आएगा। हम लोग एटलीस्ट एक तो आर्ग्यूमेंट, एक वैल्यू तो हमको पास कराना ही पड़ेगा। हम चाहें तो तीनों के लिए भी करा सकते हैं। एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट हैव एनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय एनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है उसमें हम लोगों को जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब हम लोगों को जिस पोजीशन में जो आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं वो हम लोगों को आर्ग्यूमेंट कीवर्ड के थ्रू हम लोग करा सकते हैं। कीवर्ड इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट शुड बी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स नेम ओनली। जो पैरामीटर में हमने लगाए हैं उसी के आधार पर, उसी लिस्ट के आधार पर हम लोगों को आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं। नो पैरामीटर शुड रिसीव वैल्यू मोर देन 1। किसी भी पैरामीटर के लिए एक से ज्यादा वैल्यू हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। पैरामीटर नेम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैनॉट बी यूज्ड एज कीवर्ड इन द सेम कॉल। तो जो पैरामीटर हमने लगाया, पैरामीटर का जो पोजीशन सेट किया, उसके पोजीशन के आधार पे हमने जो आर्ग्यूमेंट पास कराया वो किसी और जगह से उसको कॉल नहीं किया जा सकता। उसको हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही हम लोग उसकी वैल्यू पास कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग देखा कि फन नाम का हमने फंक्शन लिया था। यहाँ पे हम अगर पास करा रहे हैं सपोज 5, a इक्वल्स टू 5 और 6, तो यहाँ पे नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। यानी कि क्या है, यहाँ पे हमने जो 6 पास कराया तो a की वैल्यू अगर हम लोगों ने वहां पे लगा दिया 5, तो यहाँ पे 5 और 6 ये 2 आर्ग्यूमेंट हम लोग और पास करा रहे हैं यहाँ पे, जो कि नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है।
जो कि कीवर्ड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग लगा रहे हैं सपोज 6 और a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 5, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जा रहा है। हमको एक आर्ग्यूमेंट पास कराने थे, एक आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोगों ने एक पैरामीटर के लिए दो वैल्यू यहाँ पे लगाए, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट a, यानी कि a में हमने 5 भी लगाया हुआ है और बिना किसी इसको लिखे हुए हम लोग जो लगा रहे हैं, जो पैरामीटर पास करा रहे हैं। यहाँ पहले वाले में हमने क्या किया कि ये 5 और 6 हम किसके लिए पास करा रहे हैं वो हम लोगों ने नहीं लिखा। अगर हम लोग बिना लिखे पास कराते हैं तो जो पैरामीटर्स का डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है उसके लिए पास होता है। यहाँ पे हम लोग उसके लिए 5 पास करा रहे हैं और ये दोनों ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास करा रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने कोई पैरामीटर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a की वैल्यू हम लोग दो वैल्यू यहाँ उसको असाइन कर रहे हैं, 5 भी असाइन कर रहे हैं और 6 भी असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोगों का d नाम का कोई पैरामीटर है ही नहीं था जिसके लिए हम लोग यहाँ पे 5 पास करा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स हम लोग लगा सकते हैं अपने फंक्शन में। तो एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग फंक्शंस विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इसका एडवांटेज क्या होता है? यूजिंग द फंक्शन इज इजियर एज वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर अबाउट द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इसमें लिखना बहुत आसान होता है, हमको उसका ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं। हम लोग वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, वो खुद ब खुद उस ऑर्डर में रिसीव कर लेता है वैल्यूज और उसमें वो असाइन करता है। वी कैन स्पेसिफाई वैल्यूज ऑफ ओनली दोज पैरामीटर्स विच वी वांट टू, एज अदर पैरामीटर्स हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जिसमें हमको लगता है कि वैल्यू लेने की जरूरत है उसी में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। बाकी यदि मुझे पहले से लगता है कि वैल्यूज है तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज उनको असाइन किए जा सकते हैं। जहां पे वैल्यू चेंज होगा बार बार उसी के लिए हम लोगों को आर्ग्यूमेंट पास कराने की जरूरत है। तो हम लोगों ने इन पाइथन एज function definition happens at runtime, so function can be found to other names, this allow us to। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो रन टाइम में वो फंक्शन जो है वो जब कॉल होता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पास फंक्शन एज पैरामीटर, हम लोग फंक्शन को भी पैरामीटर के तौर पे पास करा सकते हैं। जैसे हम लोगों को किसी फंक्शन में पैरामीटर पास करा रहे हैं तो वहां हम लोग वेरिएबल की जगह कोई दूसरा फंक्शन भी पैरामीटर के तौर पे पास करा सकते हैं। उस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी वही हमारा इस फंक्शन का जो है वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यूज या इन्वोक फंक्शन बाय टू नेम्स, एक फंक्शन को हम लोग दो अलग अलग नाम से हम लोग इन्वोक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे एक फंक्शन हमने लगाया, देखिए यहाँ पे डिफाइन हमने किया एक फंक्शन को x को। अब यहाँ पे x में हमने 20 प्रिंट कराना है, x के अंदर जो वैल्यू है उसको 20 प्रिंट कराना है। अब यदि इसी फंक्शन को, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया y। अब y जो फंक्शन है, y में हमने क्या किया, x की जो वैल्यू आ रही है, x की जो रिटर्न वैल्यू है वो हमने y के अंदर पुट करा दिया। अब यदि मैं x को एग्जीक्यूट करूं या y को एग्जीक्यूट करूं तो दोनों की ही वैल्यू यहां पे प्रिंट करेगा 20। तो इस तरह हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भी ले सकते हैं, उसको एज ए पैरामीटर हम लोग किसी फंक्शन की वैल्यू यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जो पहला स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम का, वहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम, जो इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Function definition does not alter the flow of execution of program, as the statement inside the function is not executed until the function is called। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो वन बाय वन, यानी कि टॉप से लेकर के बॉटम तक एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं और एक बार में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उस तरह से करके टॉप से लेकर के बॉटम तक जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, फंक्शन के स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक उनको कॉल नहीं किया जाता है। उनके फंक्शन के डेफिनेशन को हम लोग अल्टर भी नहीं कर सकते हैं और उसके एग्जीक्यूशन को हम लोग तब तक कॉल नहीं कर सकते तब तक एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है। ऑन अ
function call, instead of going to the next statement of program, the control jumps to the body of function, executes all statements of the function in the order from top to bottom, and then comes back to the point where it left off. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग सपोज जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वहां पे प्रोग्राम के दरमियान हमने जहां पे भी किसी फंक्शन को कॉल कराया तो हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा वहां से ट्रांसफर हो जाता है, जंप हो जाता है जो हमारा फंक्शन का जो हेडर पार्ट है उस पे, और उसके बाद उस फंक्शन का जितना भी स्टेटमेंट है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जहां से हमारा कर्सर जो हमारा कंट्रोल है प्रोग्राम का वो जंप हुआ था, वो फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से वहां से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। सो डोंट वरी, पाइथन इज गुड एट कीपिंग ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन। सो ईच टाइम अ फंक्शन कंप्लीट्स द प्रोग्राम पिक्स अप फ्रॉम द प्लेस इट लेफ्ट लास्ट until it gets to end of program where it terminates। तो यहाँ पे हम लोगों को इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जहां से हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद का जो प्रोग्राम है, उसके बाद का जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा तब तक जब तक कि हमारा प्रोग्राम एंड ना हो जाए। सो हमको वो ध्यान, उसके लिए परेशान नहीं होना है कि हमारा वहां से फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन के बाद कंट्रोल तो फंक्शन पे रह गया, फिर हमारा बाकी का स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये यहाँ पे पाइथन ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, उनको ट्रैकिंग करता है कि कहां से एग्जीक्यूशन चेंज हुआ था, अल्टर हुआ था, और फिर अगेन वहां से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। पाइथन डज नॉट अलाउ यू टू कॉल अ फंक्शन बिफोर द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले आप उसको कॉल कर ले। सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि जब फंक्शन डिक्लेयर्ड ही नहीं है तो पाइथन उसको पहचानेगा कैसे, पाइथन जानेगा कैसे कि ऐसा कोई फंक्शन भी है। सो एट फर्स्ट आपको फंक्शन जब भी पहले डिक्लेयर करना है और बाद में उसको आप कॉल करा सकते हैं। व्हेन यू राइट द नेम ऑफ अ फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस, इट इज इंटरप्रेटेड एज द रेफरेंस। When you write the function name with parentheses, the interpreter invoke the function object। यहाँ पे हम लोग यदि पैरेंथेसिस लगाना भूल जाते हैं तो उसको जो पाइथन है वो समझता है, उसका जो इंटरप्रेटर है वो उसको रेफरेंस के तौर पर ट्रीट करता है। बट जब हम लोग उसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं तब वो उसको फंक्शन मानता है, फंक्शन के तौर पे ट्रीट करता है। सो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।